वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है। इसमें वीडियो में ऐसी स्टोरी के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर में कमेंट किया था और इसी वजह से मैं इसके 10 एपिसोड अपलोड करूंगा। एक एपिसोड डेली, एक एपिसोड अपलोड होगा। अगर आप स्टोरी को पहली बार सुनते हो, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको कई सारी स्टोरी मिल सकती है। तो ज्यादा फालतू की बातें नहीं करते हैं, आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 01, 4 साल बाद बेंगलोर फैशन वीक। बेंगलोर यहां बहुत ही बड़े लेवल पर फैशन वीक ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका आज ग्रैंड फिनाले था। यहां सारे विजिटर्स सिर्फ प्रोफेशनल्स थे। आज इस इवेंट में सारे डिजाइनर्स इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेज को एक्सप्लोर करने वाले थे। सारे डिजाइनर्स अपना नाम नंबर 1 पोजीशन पर सुनने के लिए बेकरार बैठे थे। कोई अपनी धड़कन पर हाथ रखकर बैठा था, कोई अपनी आंखें बंद करके प्रे कर रहा था, तो किसी के चेहरे पर बहुत ही घबराहट और एक्साइटमेंट के भाव थे। वही कुछ दूरी पर अपने फोन में बिजी एक ऐसी लड़की बैठी थी जिसे जैसे उन सब से कोई मतलब ही ना हो। वो बस विनर्स का नाम अनाउंस होने का वेट कर रही थी। कुछ ही देर में एक फीमेल होस्ट आकर विनर्स का नाम लेती है, जिसमें सबसे टॉप पर नाम था मिस ईशिता कपूर। अपना नाम सुनते ही ईशिता नजरें उठाकर सामने देखती है और एक फेक स्माइल के साथ स्टेज पर जाती है। उसने इस वक्त हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल सा लॉन्ग लेंथ गाउन पहना था, लेकिन आंखों पर मोटा चश्मा लगाया हुआ था जो उसकी खूबसूरती को थोड़ा कम कर रहा था। ईशिता ऐसे मोमेंट में इतनी शांत इसलिए नहीं बैठी थी कि वो पहले से जानती थी कि वो ही विनर होगी, बल्कि इसलिए शांत थी क्योंकि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो लास्ट 1 में होती तब भी उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, जैसा कि अभी भी उसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। ईशिता स्टेज पर जाकर सबसे थैंक्स कहती है और जल्दी ही नीचे उतरकर आने वाली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, मिसेज ईशिता, आप पिछले 2 साल से अपना बेस्ट दे रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आज की बेस्ट और टॉप फैशन डिजाइनर्स में आपका भी नाम है। लोग आपके डिजाइन्स बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या आप बताना चाहेंगी कि आपकी इस सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? ईशिता के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशंस थे। वो माइक के पास आकर कहती है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर, एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल्स जो मेरे डिजाइन्स पसंद करते हैं। लेकिन मैं इस मुकाम पर सिर्फ मेरी वजह से हूँ, अपनी काबिलियत से हूँ और अपनी मेहनत से हूँ। मेरे स्ट्रगल में कोई मेरे साथ नहीं था, मैंने अकेले ही सब कुछ हासिल किया है। ईशिता के इस जवाब से वहां बैठा हर शख्स ईशिता को बहुत ही घमंडी और रूड कह रहा था। ईशिता इवेंट खत्म होने के बाद वहां से जाने लगती है कि तभी पार्किंग एरिया में एक मेल डिजाइनर ईशिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, वाह, आखिर मानना पड़ेगा, तुम्हें क्या एटीट्यूड है। तुम में सर से लेकर पांव तक घमंड के नशे में चूर हो। लेकिन इतना घमंड ठीक नहीं होता मिस ईशिता, कभी ना कभी ये इंसान को ले ही डूबता है। मिस्टर राघव, जिसे आप घमंड कह रहे हैं, वो मेरी लाइफ की सच्चाई है। मुझे सच में किसी चीज का कोई घमंड नहीं है, और प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए। रास्ता छोड़ू तुम्हारा, बल्कि मेरे रास्ते में तो तुम आ रही हो मिस ईशिता कपूर। पता नहीं कैसे तुम्हारे घटिया डिजाइन्स लोगों को पसंद आ रहे हैं। मेरे डिजाइन्स घटिया ही सही, लेकिन आप अपने काम से काम रखिए। मुझे आपसे बहस करने का भी कोई शौक नहीं है और ना ही मूड। कहते हुए ईशिता वहां से चली जाती है। राघव गुस्से से ईशिता को जाते हुए देखता है और अपने मन में कहता है, बहुत अकड़ है इसमें, लगता है ये अकड़ निकालनी ही पड़ेगी। कहते हुए राघव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। ईशिता अपनी कार में बैठकर घर की तरफ जाने लगती है। आज इतनी खुशी होने के बावजूद भी ईशिता की आंखों में सिर्फ जीरो एक्सप्रेशन थे। आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था, उसका डिजाइनर बनने का सपना। रणवीर से दूर होने के बाद उसने खुद को अपने काम में बिजी कर लिया था। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। पिछले 4 साल से रणवीर और उससे जुड़े लोगों से ईशिता का कोई कांटेक्ट नहीं था। राज लगभग 2 साल तक उसे फॉलो करता रहा, लेकिन अब वो भी ईशिता के कांटेक्ट में नहीं था। कुछ ही देर में ईशिता अपने फ्लैट में पहुंच जाती है। वो लिफ्ट से ऊपर आती है और अपने हैंड बैग से एक डोर की निकालकर डोर ओपन करती है। उसके अंदर जाते ही एक लड़की भागते हुए उसके पास आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, माय स्वीटी, मुझे पता था कि तुम ही आज की विनर होगी। ईशिता उसे गले लगाते हुए बोली, अनाया, तुम अभी तक सोई नहीं, क्या हुआ, बड़ी उदास लग रही है। अनाया हैरानी से पूछती है, कुछ नहीं एनी, बस थक गई हूं, मैं सोने जा रही हूं।
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया एक लड़की जो कि काफी डरी सहमी सी हुई एक बेड पर दुबुक कर बैठी है। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी ब्राउन आइज है, वो उसे घूरते हुए कहता है, ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है या फिर मेरे कपड़े निकलोगी। वो लड़की हड़बड़ाते हुए जल्दी से उठकर क्लोसेट रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? इतने साल हो गए तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, अभी भी तुम कुछ समझती नहीं हो या फिर ना समझने का ड्रामा करती हो। उस लड़की की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो उसे पोंछते हुए कहती है, आप कभी प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आरिक है और वो लड़की आरवी आरिक उसे बालों से पकड़कर कहता है, प्यार और तुमसे प्यार का मतलब भी जानती हो तुम? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं? आपके प्यार के खातिर मैंने अपने भाई को भी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरा तो नहीं, और जब तक वो नहीं मरेगा मुझे चैन नहीं आएगा और ना ही मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगा। कहते हुए आरिक आरवी की शर्ट को फाड़कर निकाल देता है और उसे खींचते हुए बाथरूम में ले जाता है। फिर वो अपने कपड़े उतारकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। आरिक कुछ पल अपनी आंखें बंद करके आरवी को अपने सीने से लगाए शावर के नीचे खड़ा रहता है। आरवी को ऐसा लग रहा था जैसे कि आरिक के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स जरूर है। वो कई बार आरवी के करीब आता था, लेकिन अगले ही पल उससे अजनबियों जैसा व्यवहार करता था। आरिक उसकी नेक पर किस और बाइट कर रहा था, जिससे आरवी सिसक रही थी। आरिक उससे दूर होकर उसकी आंखों में देखता है, जो उसे पूरी मधोशी से देख रही थी। ये देखते ही आरिक उसके होंठों को अपने होंठों में भर लेता है और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी कमर में टॉवल लपेटकर आरवी को गोद में उठाकर रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लेटाकर अपना टॉवल उतारकर फेंक देता है। कुछ देर उसकी बॉडी को निहारने के बाद वो उसके ऊपर आते हुए खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और आरवी पर हावी होने लगता है। अगले ही पल रूम में आरवी की सिसकियों और मौन का शोर था, जो लगभग पूरी रात चलता रहा। जाने किस पहर आरिक उससे अलग हुआ और उसके बगल में लेट गया। आरवी बहुत थक गई थी, उसकी आंखें नींद से भारी हुई थी। आरिक उसके थके हुए चेहरे को देखकर कुछ सोचने लगता है। आरवी की नजर आरिक पर पड़ती है और वो प्यार से उसके गाल पर हाथ रखने लगती है। तभी आरिक अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझ पर अपना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है मिस आरवी सिंघानिया। तुम सिर्फ मेरी नीड पूरी करने का जरिया हो और ये हक तुमने मुझे खुद दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें कोई हक नहीं दिया, तो मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, समझी? आरिक दूसरी साइड मुंह करके सो जाता है। वही आरवी अपने आंसू दबाए हुए दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है और अपने मन में कहती है, मिस आरवी सिंघानिया नहीं हूं मैं, मिसेज आरवी आरिक डिसूजा हूं। तुम ये सच कब मानोगे? अब उस रूम में कोई शोर नहीं था। अगर शोर था तो दोनों की चुप्पी का एक ऐसा शोर जो उन दोनों की रूह तक को बेचैन कर रहा था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू, प्लीज रीड मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर।